नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस अंक में लेकर आए हैं हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, जिनके जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी खेती किसानी को यानी कि कृषि के क्षेत्र को और भी उन्नत बना सकते हैं। हमारे 3 सेगमेंट्स रहेंगे, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसी में उसका सहयोग देती हैं अन्य सरकारी एजेंसियां भी। ऐसी ही एक सरकारी एजेंसी है नाबार्ड, जिसके अगर हम योगदान की बात करें कृषि के क्षेत्र में तो ये सराहनीय है। किस तरह से खेती के क्षेत्र में नाबार्ड अहम भूमिका निभा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसी संस्था जो किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। 12 जुलाई 1982 से नाबार्ड बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नाबार्ड किस तरह से और किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है, बता रहे हैं ML मीणा जी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। अगर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको 5 नवंबर 1982 को देश को समर्पित किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने। और नाबार्ड का जैसा कि नाम से ही अपने आप से परिलक्षित होता है कि नाबार्ड का काम क्या है। ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड के अगर आप कार्य क्षेत्र या फंक्शंस की हम बात करें तो इसको हम ब्रॉडली 3 एक्टिविटीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, क्रेडिट फंक्शंस। क्रेडिट में एक तो रिफाइनेंस की बात है, क्योंकि नाबार्ड एग्रीकल्चर या प्रायोरिटी सेक्टर के लिए सभी तरह के बैंक्स को या NBFCs को इनको एक रिफाइनेंस उपलब्ध करवाता है कि आप पहले जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ग्राउंड लेवल पे डिसबर्समेंट करें और नाबार्ड से फिर वो उसको रिफाइनेंस अवेल कर सकती हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक और है क्रेडिट फंक्शंस में ही कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। एक नाबार्ड के पास बहुत तरह के फंड्स हैं, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फूड प्रोसेसिंग फंड, अभी AMIF एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अभी रिसेंटली ही एक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बना है। इस तरह से बहुत सारे तमाम भारत सरकार ने कई तरह के फंड्स नाबार्ड को दिए हुए हैं, जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ही सस्ती दर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नाबार्ड ने कुछ स्पेशल स्कीम्स के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। जैसे आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो इनकम्प्लीट बड़े मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनकी फंडिंग नाबार्ड ने की, जो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल आउटले था। इसके अलावा नाबार्ड ना सिर्फ क्रेडिट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये 1998 में नाबार्ड ने भारत सरकार के आदेशानुसार बनाया इसको। और किसान आप देखेंगे कि इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने देखेंगे कि कितनी सुगमता से और हैसल फ्री एंड एडिक्वेट क्रेडिट और टाइमली फार्मर्स को इस पर्टिकुलर KCC स्कीम के थ्रू फार्मर्स को अवेल हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे SHGs, स्वयं सहायता समूह। भारत में 1992 में नाबार्ड ने एक पायलट किया 500 SHGs का क्रेडिट लिंकेज के साथ, और आज ये बताते हुए बड़े हर्ष की बात है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा SHGs हैं पूरे भारत में, और 12.5 करोड़ परिवार इस पर्टिकुलर SHG मूवमेंट से जुड़े हुए हैं।
अगर उनकी सेविंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 26,000 करोड़ से ज़्यादा की सेविंग्स उनकी बैंक्स के पास हैं। और अगर लोन आउटस्टैंडिंग की बात करें तो मार्च 2020 में जो 1,08,000 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग था एसएचजी में बैंकों का। तो आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम ने, जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कि आप उसके बारे में कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग वो लोग थे जिनको कि 1992 से पहले ये समझा जाता था कि ये बैंकेबल नहीं है। गरीब तो थे लेकिन उनको बैंक वाले या एक आम लोगों की नज़रों में ये माना जाता था कि दीज पीपल आर नॉट बैंकेबल। बट एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम और इन लोगों ने, या विशेषकर आप कहें कि महिलाओं ने, इस मिथ्य या धारणा को गलत साबित किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स का भी एक कंसेप्ट नाबार्ड 2006 में लेके आया कि जिससे कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट्स हैं, ओरल लीजीज हैं, वो बैंकिंग से कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे आप देखेंगे कि इनिशियली फाइनेंशियली एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा था। तो ये एक माध्यम बन के उभर के सामने आया एसएचजी जेएलजी कि कैसे एक आसान तरीके से लोगों को बैंक से जोड़ा जा सकता है, जेएलजी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। दूसरा, इसके अलावा आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड जिसकी हम बात करते हैं, 2008 में नाबार्ड में जिसकी स्थापना की गई। 2 तरह के फंड बनाए गए थे। सब्सिक्वेंटली 2015 में उन दोनों को मर्ज किया गया, अप्रैल 15 में। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी नाबार्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो ना सिर्फ ग्रामीण स्तर में, गांव-गांव में एक वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम किया है बैंकों के माध्यम से, एनजीओज के थ्रू। और इसके अलावा बैंकिंग को भी, जो आप देखेंगे कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी और जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए भी नाबार्ड ने बैंकों को, विभिन्न तरह के बैंकों को वित्तीय सहायता इसमें उपलब्ध करवाई। नाबार्ड से वित्तीय सहायता लेकर किसान व पशुपालक अपने सपनों को सच करने में प्रयासरत हैं। बदलते दौर में बैंक की सुविधाजनक होती कार्यविधि ने लोगों को आसानी से जुड़ने का अवसर दिया है। वहीं इनका लाभ लेकर कई किसानों ने अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलने में सफर को आसान किया है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे सीप पालन के बारे में। जी हाँ, सीप पालन आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप इसकी शुरुआत से पहले इसका प्रशिक्षण जरूर लें, प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर लें, किस तरह से आपको देखभाल करनी है इसके बारे में आप ज्ञान अर्जित कर लें। किस तरह से आप इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। सीप से पैदा होने वाले प्राकृतिक रत्न को मोती कहा जाता है। लंबे समय से मोती हमारी जीवन शैली में शामिल रहा है। बदलते दौर में मांग को देखते हुए कई किसान सीप पालन में रुचि ले रहे हैं।
सीप पालन के लिए सबसे जरूरी कुशल वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। स्थान के हिसाब से सीप की प्रजाति का चयन करना चाहिए, जिससे अच्छी किस्म के मोती लिए जा सकें। हमारे यहाँ खास तौर पर 3 तरह की प्रजाति ज्यादा लोकप्रिय है, जो इस प्रकार हैं। सीपियों के प्रकार लेमिनेसिस मार्जिलिनेसिस, लेमिनेसिस कोरियनिस, पाइरेसिया। सेब पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन आसानी से किया जा सकता है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती उत्पादन किया जा सकता है। हर सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन के बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है और रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है। जांच के दौरान मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाब में डाल दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ देते हैं। सीप के अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। लगभग 8 से 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक आसानी से चला जाता है। साथ ही मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह का सजावटी सामान तैयार किया जाता है। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें।
इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे कामयाब किसान से। जी हाँ, खेती किसानी के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी अलग सोच के चलते सफलता के मुकाम को हासिल किए हुए हैं। किस तरह से ये अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं इनसे, सफलता की कहानी जानते हैं इनकी। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेहनत करने वालों का हमेशा स्वागत होता है। कृषि के बढ़ते दायरे ज्यादातर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि अब युवा वर्ग नौकरी की तलाश में शहरों का रुख न करके गांवों में रहकर खेती में अपना भविष्य संवार रहे हैं। प्रयागराज के जगदीशपुर गांव के रहने वाले किसान अजीत कुमार की जिंदगी भी मुश्किलों भरी थी। रोजगार की तलाश में अजीत ने गांव का मोह त्याग कर शहर का रुख किया और निकल पड़े मुंबई नगरी की तरफ। लेकिन माटी से जुड़े किसान को शहर की भीड़ कहाँ रास आती है। यही वजह है कि अजीत ने 17 माह मुंबई में काम करने के बाद वापस अपने गांव का रुख किया और यहीं रहकर खेती में कुछ बेहतर करने का मन बनाया। अपने इस निर्णय को सफल बनाने के लिए अजीत ने सबसे पहले मधुमक्खी पालन किया और धीरे धीरे गाय पालन से लेकर जैविक खेती में दांव आजमाया। मैं मिश्रित खेती करता हूं। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ में मैं धान गेहूं की फसल लेता हूं और 1 एकड़ में मैं सब्जी की मिश्रित खेती लेता हूं, जिसमें इस समय आप देख रहे होंगे हमारे पास बाकला है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्लैक वाली गाजर है, लाल वाली गाजर है, बंद गोभी है, गन्ना है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने जो लिया, इसके मिश्रित खेती का लाभ हमको केबके वालों ने बताया कि मिश्रित खेती करिए, तो मिश्रित खेती का लाभ वास्तव में हमको मिला। कभी हम टमाटर बेच लेते हैं, जैसे आज टमाटर बेच लिए तो कल बाकला लेकर जाते हैं, फिर चुकंदर लेकर जाते हैं। इसी प्रकार के सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में किसी न किसी चीज़ को अपने खेतों से निकाल करके बाज़ारों में ले जाकर बेचता हूँ और हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या का जो खर्चा होते हैं वो चलते रहते हैं। इसी के साथ हमने मधुमक्खी पालन भी कर लिया है, तो मधुमक्खी पालन से जो हमारा आय होता है, हमारे जो दैनिक जीवन के खर्चे इन मिक्स सब्जियों से पूरा हो जाते हैं, तो हमारी मधुमक्खी की आय बच जाती है। मधुमक्खियों की 3 पेटियों से शुरू किया गया अजीत का ये काम आज 200 पेटियों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अजीत 2 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें तो लेते ही हैं, साथ ही मौसम के हिसाब से सब्जियां भी उगाते हैं, वो भी जैविक तरीके से। इस समय अजीत के खेतों में काली गाजर, लाल गाजर, सरसों, गन्ना, गोभी, मौसमी साग लगी हुई है। गुणवत्तापूर्ण पैदावार लेने के लिए अजीत अपने खेतों में केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए वो गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। साथ ही गाय के मूत्र से जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जिससे फसलों में कीट व रोग पर नियंत्रण किया जा सके, वो भी जैविक तरीके से। मेरे पास 2 गाय हैं,
उस गाय जो मेरे पास है वो अच्छी नस्ल की गाय हैं। केपके वालों की सलाह से मैंने गाय को रखा है। एक गाय को मेरे पास जो है वह साहिवाल नस्ल की है और दूसरी गाय जो है मेरी फिजिशियन नस्ल की गाय है। और गाय हमारी अच्छी भरपूर मात्रा में दूध भी देती हैं। एक समय का दूध सुबह का बेच लेता हूँ, शाम का दूध जो होता है वह पूरे परिवार में भरण पोषण के लिए रख लिया जाता है। और हमारे दूध से भी हमारी आय है जो दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ चीज़ों की पूर्ति कर देता है। और हमको उससे गोबर मिल जाते हैं, उस गोबर के द्वारा ही मैं बर्मी का काम कर रहा हूँ। गाय से हमको गोबर तो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ हम गाय के मूत्र को भी भरपूर प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो गाय रखी गई हैं उन गायों से मैं तमाम प्रकार के कीटनाशक दवाओं और टॉनिक बना लेता हूं, जिससे कि धरती में हमको पोटास, यूरिया, नाइट्रोजन बाहर से नहीं डालना पड़ता, बल्कि उसी से हमारा पूरक हो जाता है। अगर हमारे पास अगर गाय का मूत्र आप देखेंगे तो कम से कम 150 लीटर तो हमेशा उपलब्ध रहता है। अजीत अपनी सफलता के पीछे केवीके की सबसे बड़ी भूमिका मानते हैं। वो बताते हैं कि केवीके से प्रशिक्षण लेने के बाद ही उनके व्यवसाय को रफ्तार मिल सकी। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गाँव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया, और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें अर्ली, जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो
शहद मिलता है और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं, जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है। और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हमारी आय जो दो गुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। इस तरह से सही मार्गदर्शन लेकर किसान कम संसाधन में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपना जीवन संवार सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता की दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभान्वित साबित होंगी। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।